आज की हमारी क्लास है लेखांकन की परिभाषा शब्दावली। लेखांकन की परिभाषा की शब्दावली हमने पिछले क्लास में अब तक 3 क्लास पढ़ चुके हैं। आज की हमारी अगली क्लास है जिसमें हम सब इसकी शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें से हमारा सबसे पहला होता है राजस्व, जिसके बारे में हम सब इंग्लिश में अगर बोलें तो रेवेन्यू होता है। आय दूसरा होता है जिसमें इनकम आता है। प्रत्यक्ष आय, इनकम 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। अब प्रत्यक्ष आय को हम सब डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, अप्रत्यक्ष आय को हम सब इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। बट्टा छूट, बट्टा छूट मतलब डिस्काउंट, यह भी हमारा 2 प्रकार का होता है, व्यापारिक बट्टा, दूसरा है नगद बट्टा। व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट, नगद बट्टा कैश डिस्काउंट। अगला है हमारा डूबट रीड, बैड डेब्ट्स। उसके बाद हमारा आता है लेन देन ट्रांजैक्शन। उसके बाद आता है प्रमाणक, जिसको बोलते हैं हम सब बाउचर। अगर हम राजस्व के बारे में बात करें तो राजस्व हमारा रेवेन्यू होता है। गुड्स या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उसे जो भी प्राप्त होता है वह रेवेन्यू कहलाता है। जैसे हमने कोई भी सामान बेचा, सेल किया और उससे जो भी धनराशि मुझे प्राप्त होती है वह रेवेन्यू कहलाती है। अगर आपको हमारी आज की क्लास समझ में आती है, अगर आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आती है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना न भूलें। चलिए आगे की क्लास में चलते हैं हम सब। आय, आय मतलब इनकम। इनकम जो होता है हमारा, मैंने पहले ही बता दिया था, 2 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो हमारा जो प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय, किसी भी माल या सर्विस को मार्केट में सेल करने पर उसे जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें से एक्सपेंसेस को घटाने के बाद जो राशि बचती है उसे आय या इनकम कहते हैं। जैसे हम सबको बताना है कि जो हमारा आय होता है वो आय होता क्या है। किसी भी माल या सर्विस को अगर हम मार्केट में लेके जाते हैं, मार्केट में लेके जाने के बाद अगर हम उसको सेल करते हैं, सेल करने के बाद जो हमारा राजस्व होता है, प्राप्त होता है, सेल करने पर जो मुझे पैसे मिलते हैं उसमें से मैं उस पैसे से जो हमारा खर्चा होता है उस माल को बनाने में, वो खर्चा घटाने के बाद जो राशि हमको बचती है वही हमारा क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। और इनकम हमारे 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम होती क्या है? डायरेक्ट इनकम वह इनकम होता है जो हमें मुख्य व्यवसाय से मिलता है। मान लीजिए हमारी शॉप इंडस्ट्री है तो उससे प्राप्त होने वाली आय डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। मुख्य व्यवसाय के अलावा जो हमारी इनकम होती है वह अप्रत्यक्ष आय या इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। उदाहरण के तौर पर हमारी शॉप इंडस्ट्री है, उसके अलावा कुछ गोदाम किराए पर दिए जाते हैं तो उनका जो किराया आता है वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाता है। हमने कुछ रुपया बाजार में उधार दिया हुआ है तो उसका जो ब्याज प्राप्त होगा हमारी इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। ओके, तो जो हमारी डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम समझ में आ गया। तो डायरेक्ट इनकम वह होता है जिसपे हम सब कहा जाए कि मुख्य व्यवसाय से मिलता है। जैसे हमारा कोई भी गोदाम हुआ, अब वो गोदाम हमारा क्या है, डायरेक्ट पैसा जो आता है मुझे उस व्यवसाय के करने के बाद वो हमारा क्या होता है, डायरेक्ट इनकम होता है। लेकिन इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है? जैसे कोई भी व्यवसाय हमारे अलावा इनकम होता है, व्यवसाय के अलावा जो हमारी इनकम होती है वह प्रत्यक्ष आय या इनडायरेक्ट इनकम कहलाती है। ओके, तो मैंने अभी तक पढ़ा डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के बाद हम सब देखते हैं कि भाई इतना इनकम होता है तो कुछ डिस्काउंट, तो डिस्काउंट जो होता है हमारा बट्टा छूट कहलाता है। बट्टा छूट व्यापारिक बट्टा होता है और नगद बट्टा होता है, ये तो हमने पहले ही बता दिया था, 2 प्रकार का होता है। तो व्यापारिक बट्टा जो होता है वो व्यापारिक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली रियायत मतलब छूट या डिस्काउंट कहलाती है। अब देख लीजिएगा, जो बट्टा छूट डिस्काउंट होता है वो व्यापारी द्वारा दिया जाता है ग्राहकों को। तो ग्राहकों को जो छूट देता है वो कौन देता है? व्यापारी। तो व्यापारी द्वारा जो छूट होता है वो उसका क्या होता है? डिस्काउंट होता है।
तो जो डिस्काउंट होता है, अब देखते हैं सब, जो व्यापारिक बट्टा होता है। व्यापारिक बट्टा, व्यापारी माल बेचते समय व्यापारी ग्राहकों को माल के मूल्य में कमी या छूट या बिल की राशि में जो कमी करता है वह व्यापारिक छूट कहलाता है। क्योंकि व्यापारी के द्वारा व्यापार में जो इनकम होता है और उसने उसी इनकम में से कुछ छूट दे दिया ग्राहक को, तो वही व्यापारिक छूट होता है। यह छूट ग्राहकों को अधिक माल खरीदने में प्रेरित करने हेतु दी जाती है। जैसे हम सब कहीं माल खरीदने जाते हैं, अगर हमने ज़्यादा माल खरीद लिया तो सामने वाला खुश होकर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देता है, या कोई माल दे देता है, या कोई हमको गिफ्ट के रूप में कुछ ऐसा चीज़ दे देता है जिसका कुछ मूल्य हो। तो जो छूट देता है या जो हमको गिफ्ट देता है वह उसका क्या हो जाता है? व्यापारिक छूट हो जाता है। तो विक्रय मूल्य में से कुछ प्रतिशत के रूप में दी जाती है। इस छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है, मतलब जो उसने छूट दिया है उसे बिल में छूट कर देता है, तो वही उसका व्यापारिक बट्टा होता है। जैसे नगद बट्टा क्या होता है? व्यापारी क्या होता है? व्यापारी अपना जो भी प्रत्येक ग्राहक को निश्चित अवधि में भुगतान करने की सुविधा प्रदान करने पर जो दी जाती है उसको छूट, वह उसका नगद बट्टा कहा जाता है। जैसे अगर अचानक उसने पूरा का पूरा सामान खरीद लिया और उसने कहा कि इतने समय के बीच में मैं पैसा दे दूंगा, तो वो पैसा अगर उसने समय पे दे दिया तो उसको कुछ न कुछ आपने नगद देने पे कुछ छूट ग्राहक को दी जाती है व्यापारी के द्वारा। तो जो व्यापारी के द्वारा छूट दी जा रही है वही उसका क्या होता है? नगद बट्टा होता है, नगद डिस्काउंट होता है। मतलब हमारा कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट। अगर उसने तुरंत का तुरंत कैश कर देता है ग्राहक तो उसका क्या होता है? नगद डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। जैसे जिसे नगद छूट यानी नगद बट्टा अगर कहा जाए तो कैश डिस्काउंट के लालच में ग्राहक क्या करता है? शीघ्र भुगतान कर देता है। तो ये उसका क्या होता है? उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको कैश डिस्काउंट दी जाती है, जिससे कि वो खुश हो जाए और वह हमारे पास और से ज़्यादा वो हमारा इनकम ले, मतलब इनकम हमारा करा सके, मतलब वो वहाँ से परचेस कर सके, सामान को परचेस कर सके। और उसको नगद बट्टा देने पे तो ग्राहक आसानी से आपके यहाँ कोई भी प्रकार की छूट लेने के लिए बार बार आ सकता है। यही होता है उसका नगद बट्टा। अब डूबत ऋण क्या होता है भाई? डूबत ऋण ऐसा होता है जैसे जिसको बोलते हैं बैड डेप्ट। बैड डेप्ट आप लोगों ने नाम पहले कभी ना सुना हो, शायद आज या उसके पहले भी कभी सुना हो। तो डूबत ऋण आपने सुना, और उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में बैड डेप्ट। व्यापारी को उधार बेचे गए माल की पूरी रकम डेप्टर्स कहलाते हैं, यानी देनदारों से प्राप्त की जाए यह आवश्यक नहीं। अतः इस आधार पर की गई रकम में से जो वसूल नहीं हो पाती है उसे व्यापारिक का डूबत ऋण या बैड डेप्ट कहते हैं। जैसे हम सब अगर बात करें, उदाहरण के लिए अगर हमने बात किया कि अगर कोई व्यापारी है, सोहन को 600 रुपये लेने थे, किंतु सोहन के दिवालिया हो जाने से उसकी संपत्ति में 400 रुपये की प्राप्त होते हैं। मतलब अगर उसका दिवालिया हो गया, अब वो पैसा कहाँ से लौटा सकता है? अब उसको कुछ न कुछ तो रकम उसको लौटाना है, तो उसमें कुछ न कुछ उसको क्या होता है? पैसा कम करके व्यापारी को पैसा वो देता है। तो जो व्यापारी को पैसा देगा 600 रुपये का, उसने तो भाई लिया था व्यापारी से सोहन ने, तो जब सोहन ने उसको 400 रुपये लौटाया तो वहाँ पे क्या होता है? 200 रुपये डूबत ऋण के रूप में वहाँ पे होता है। तो बैड डेप्ट के रूप में इसकी एंट्री की जाती है। तो जो डूबत ऋण होता है वह व्यापारी को होता है, तो व्यापारी को क्या होता है? हानि होता है। और जब व्यापारिक होता है तो मतलब व्यापार में भी हानि होता है, तो व्यापार में हानि होती है, वही उसका व्यापार का क्या होता है? डूबत ऋण होता है, बैड डेप्ट होता है। लेन देन, अब अगला पॉइंट है हमारा लेन देन या ट्रांजेक्शन। लेन देन या ट्रांजेक्शन, तो जो हमारा लेन देन या ट्रांजेक्शन है, अब देखते हैं सब ट्रांजेक्शन कैसा होता है। व्यापार में माल संबंधी क्रय विक्रय और वस्तुओं का व्यापारिक आदान प्रदान होता है। ये सभी लेन देन मुद्रा द्वारा होता है या मुद्रा द्वारा मापा जाता है। मुद्रा का भुगतान तुरंत या कभी भी हो सकता है। व्यापारी द्वारा किए जाने वाले सभी आदान प्रदान लेन देन कहलाते हैं। जब
सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नगद लेन देन या कैश ट्रांजैक्शन कहलाता है, और जब भुगतान भविष्य में किया जाता है तो उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहलाता है। अब अगला पॉइंट आता है कि हमारा जो प्रमाणक है, वाउचर जो बनता है वो क्या होता है। वाउचर व्यापार संबंधित की सभी व्यवहारों लेन देन के प्रमाणों के लिए जो डॉक्यूमेंट दिए या लिए जाते हैं उन्हें प्रमाणक यानी वाउचर कहते हैं। उधार क्रय विक्रय हेतु बिलों के रुपयों के लेन देन के लिए रसीदों, बैंकों में जमा करने हेतु स्लिप व बैंक से रुपए निकालने हेतु चेक आदि सभी वाउचर या प्रमाणक कहलाते हैं। इनके जरूरत पड़ने पे प्रमाण प्रस्तुत करने के पर उपयोग किया जाता है। मतलब समझ में आया क्या होता है। अगर आपके पास कोई चेक बुक पड़ा हुआ है, चेक का रसीद पड़ा हुआ है, या आपने पैसा जो जमा किया है, आपने कोई सामान लिया उसका बिल लिया हुआ है, अगर आपने उसका बिल कभी ग्राहक को दिखाने पे आप ग्राहक को कभी भूल जाता है तो उस भूल के कारण आपको क्या होता है, एक प्रमाण दिखानी पड़ती है, भाई आपने इतना पैसा लिया है और आपने इतना पैसा दिया है। तो इससे क्या होता है, वो प्रमाणक होता है, वाउचर होता है। अगर वो वाउचर आपके पास अवेलेबल है तो कभी भी आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ सकता कि आपने कितना पैसा दिया है, कितना पैसा लिया है। ये एक प्रमाण के रूप में आपके पास पड़ा रहेगा। तो आज की क्लास आपको पसंद आती है, अगर आती है तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना न भूलें, और इसको सब्सक्राइब करना एकदम न भूलें, और इसको फॉरवर्ड करें और लोगों को एंजॉय कराएं और टैली की क्लासेस को आगे अग्रसर करते रहें, जिसके बारे में वो आगे जानकारी लेते रहें हमारी संस्था के द्वारा। थैंक यू।